हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं लेखक जॉर्ज आर मार्टिन की बहुचर्चित किताब अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के पहले संस्करण अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 60, जॉन स्नो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह जॉन अपने दोस्तों के साथ तलवार की चर्चा करता है, अपने अतीत की यादों में खो जाता है और फिर मास्टर एमन के साथ एक गहन और दिल को छू लेने वाली बातचीत करता है, जिसमें कर्तव्य, प्रेम और त्याग के असली मायने सामने आते हैं। तो आइए, बिना वक्त गवाए, चलते हैं वॉल की ठंडी हवाओं और काले पड़ों के बीच, जहां हर फैसले की एक कीमत होती है। क्या तुम ठीक हो, स्नो? लॉर्ड मॉर्मोंट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ठीक, कौआ चीखा। ठीक, मैं ठीक हूं मेरे स्वामी, जॉन ने झूठ बोला, जोर से, मानो आवाज की ताकत से सच बना देगा। और आप? मॉर्मोंट ने मुंह बनाया। एक मरे हुए आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की। बताओ, मैं कितना ठीक हो सकता हूं? उसने ठुड्डी के नीचे हाथ रगड़ा। उसकी झबरीली, धूसर दाढ़ी आग में झुलस गई थी और उसने उसे काट दिया था। अब उसके नए उगे सफेद रोने उसे बूढ़ा, बेतरतीब और चिड़चिड़ा दिखा रहे थे। तुम ठीक नहीं दिख रहे। तुम्हारा हाथ कैसा है? ठीक हो रहा है, जॉन ने अपने पट्टी बंधे उंगलियों को मोड़कर दिखाया। पर्दे में आग लगाकर फेंकते समय उसने खुद को जितना समझा था, उससे ज्यादा जला लिया था और उसका दायां हाथ रेशमी कपड़े में कोहनी तक लिपटा था। उस वक्त तो उसने कुछ महसूस ही नहीं किया था, असली पीड़ा बाद में आई। फटी लाल त्वचा से तरल रिस रहा था और उंगलियों के बीच तिलचट्टों जितने बड़े भयानक फफोले उठ आए थे। मास्टर कह रहे हैं कि दाग रहेंगे, लेकिन हाथ पहले जैसा हो जाएगा। दागदार हाथ कोई बात नहीं। दीवार पर तो तुम अक्सर दस्ताने पहने रहोगे। जैसा आप कहें, मेरे स्वामी। जॉन को दाग की चिंता नहीं थी, उसे बाकी सब परेशान कर रहा था। मास्टर एमन ने उसे दूध पॉपी दिया था, फिर भी दर्द असहनीय था। पहले तो लगता था मानो हाथ में अब भी आग जल रही हो, दिन रात। सिर्फ बर्फ और बर्फीले पानी में डुबोकर ही थोड़ी राहत मिलती। जॉन देवताओं का शुक्रगुजार था कि उसके दर्द में तड़पते, कराहते हुए सिर्फ घोस्ट ने ही उसे देखा। और जब वह अंत में सोता, तो सपने और भी डरावने होते। सपने में जो लाश उससे लड़ती, उसकी आंखें नीली, हाथ काले और चेहरा उसके पिता का होता, लेकिन वह मॉर्मोंट को यह बताने की हिम्मत नहीं करता था। डाइवेन और हेक कल रात लौट आए, बूढ़े भालू ने कहा। उन्होंने तुम्हारे चाचा का कोई निशान नहीं पाया, बाकी सब की तरह। मुझे पता है, जॉन खुद को खींचते हुए दोस्तों के साथ हॉल में खाने गया था और सब बस रेंजर्स की नाकामी के बारे में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है, मॉर्मोंट बड़बड़ाए, यहां हर किसी को हर बात कैसे पता चल जाती है। वह जवाब की उम्मीद नहीं कर रहे थे। लगता है बस वही दो। जो भी वे प्राणी थे, मैं उन्हें इंसान नहीं कहूंगा। और देवताओं का शुक्र है कि बस दो ही थे। अगर और होते तो खैर, सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन और आएंगे, यह मैं अपनी बूढ़ी हड्डियों में महसूस कर सकता हूं, और मास्टर एमन भी सहमत है। ठंडी हवाएं उठ रही हैं, गर्मी खत्म हो रही है और ऐसी सर्दी आने वाली है जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी। सर्दी आ रही है। स्टार्क के ये शब्द जॉन को कभी इतने गंभीर और डरावने नहीं लगे थे। मेरे स्वामी, उसने झिझकते हुए पूछा, सुना है कल रात कोई कौआ आया था? हाँ, आया था। तो मैंने उम्मीद की थी कि पिता के बारे में कुछ खबर होगी। पिता? बूढ़े कौए ने चिढ़ाते हुए कहा, सिर हिलाते हुए, जैसे मॉर्मोंट के कंधे पर चलता हुआ। लॉर्ड कमांडर ने उसकी चोंच पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कौआ उसके सिर पर कूद गया, पंख फड़फड़ाए और कमरे के पार उड़कर खिड़की के ऊपर जा बैठा। शोक और शोर, मॉर्मोंट बड़बड़ाए, यही काम है इन कौओं का। मैं इसे क्यों सहता हूं?
अगर लॉर्ड एदार्ड के बारे में खबर होती तो क्या मैं तुम्हें बुलाता नहीं? नाजायज हो या नहीं, तुम फिर भी उसके खून के हो। संदेश सर बैरिस्टन सेल्मी के बारे में था। लगता है उसे किंग्स गार्ड से हटा दिया गया है। उसकी जगह उस काले कुत्ते क्लेगन को दी गई है और अब सेल्मी गद्दारी के आरोप में वंचित है। मूर्खों ने उसे पकड़ने के लिए गार्ड भेजे, लेकिन उसने उनमें से 2 को मार गिराया और भाग निकला। मॉर्मोंट ने नाक से आवाज निकाली। साफ जाहिर था कि वह बैरिस्टन द बोल्ड जैसे योद्धा पर सैनिक भेजने वालों को बेवकूफ समझते थे। हमारे जंगलों में सफेद साए हैं, हमारी दीवारों में बेचैन मरे हुए घूम रहे हैं और आयरन थ्रोन पर एक लड़का बैठा है, उन्होंने घृणा से कहा। कौ जोर से हंसा। लड़का, लड़का, लड़का। जॉन को याद आया, सर बैरिस्टन ही बूढ़े भालू की सबसे बड़ी उम्मीद थे। अगर वह भी गिर गए तो मॉर्मोंट का पत्र सुना जाएगा, इसकी क्या संभावना थी? उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींचा। दर्द उसकी जली उंगलियों में फैल गया। मेरी बहनों का क्या? संदेश में लॉर्ड एदार्ड या लड़कियों का कोई जिक्र नहीं था। मॉर्मोंट ने नाराजगी से कंधे उचकाए। शायद उन्हें मेरा पत्र मिला ही नहीं। एमन ने 2 प्रतियां भेजी थीं, अपने सबसे अच्छे पक्षियों के साथ, लेकिन कौन कह सकता है? ज्यादा मुमकिन है कि पाइसेल ने जवाब देना ही मुनासिब न समझा हो। यह पहली बार नहीं होगा, न आखिरी। मुझे डर है किंग्स लैंडिंग में हमारी अहमियत 0 से भी कम है। वे वही बताते हैं जो बताना चाहते हैं, और वह भी बहुत कम। और आप भी मुझे वही बताते हैं जो आप बताना चाहते हैं, और वह उससे भी कम। जॉन ने मन ही मन नाराजगी से सोचा। उसका भाई रॉब ने बैनर बुलाए और युद्ध के लिए दक्षिण की ओर कूच किया, लेकिन उसे इसकी खबर भी नहीं दी गई। सिवाय सैमुएल टाली के, जिसने मास्टर एमन को पत्र पढ़कर सुनाया और फिर रात में धीरे से जॉन को फुसफुसाकर बता दिया, और साथ ही बार बार कहता रहा कि उसे यह नहीं कहना चाहिए। निस्संदेह उन्हें लगता था कि भाई का युद्ध जॉन के लिए कोई मायने नहीं रखता। यह सोच उसे भीतर तक कचोट रही थी। रॉब मार्च कर रहा था और वह नहीं। चाहे जितनी बार वह खुद से कहे कि उसकी जगह अब यहीं है, दीवार पर अपने नए भाइयों के साथ, फिर भी उसे कायर जैसा लगता था। मक्का, कौन चिल्ला रहा था। मक्का, मक्का। चुप रहो, बूढ़े भालू ने उसे डांटा। स्नो, मास्टर एमन कहते हैं तुम्हारा हाथ कब तक ठीक हो जाएगा? जल्द, जॉन ने जवाब दिया। अच्छा। उनके बीच रखी मेज पर लॉर्ड मॉर्मोंट ने एक बड़ी तलवार रखी, काले धातु का म्यान, जिस पर चांदी की पट्टियां लगी थी। लो, अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे। कौ फड़फड़ाता हुआ मेज पर आ उतरा, तलवार की ओर टहलते हुए, सिर तिरछा किए। जॉन झिझका। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। मेरे स्वामी। आग ने चांदी के पमेल को पिघला दिया और हत्था व क्रॉस गार्ड जला डाले। खैर, सूखी चमड़ा और पुराना लकड़ी, तुम और क्या उम्मीद कर सकते थे? लेकिन धार, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए 100 गुना गर्म आग चाहिए। मॉर्मोंट ने म्यान को जॉन की ओर सरका दिया। बाकी नया बनवाया है। लो, इसे ले लो। ले लो, कौन ने दोहराया, पंख सवारते हुए। ले लो, ले लो। जॉन ने तलवार अपने बाएं हाथ से उठाई। दायां हाथ अभी भी बहुत कच्चा और सुस्त था। उसने सावधानी से उसे म्यान से खींचा और आंखों की सीध में उठाया। पमेल हल्के पत्थर का बना था, भीतर सीसा भरा था ताकि लंबी धार का संतुलन बने। उसे एक गुर्राते हुए भेड़िए के सिर की शक्ल में तराशा गया था। आंखों में गार्नेट के लाल पत्थर जड़े थे। पकड़ नई, नरम, काली चमड़े की थी, जिसे अभी पसीना या खून ने नहीं छुआ था। धार उन तलवारों से आधा फुट लंबी थी, जिनकी जॉन को आदत थी। धार इतनी पतली थी कि वार करने के साथ साथ भोंकने के लिए भी बनाई गई थी, और उसमें 3 गहरी नालियां थीं। जहां आइस एक असली 2 हाथी महान तलवार थी, यह हैंड एंड हाफ थी, जिसे कभी कभी बैस्टर्ड तलवार कहा जाता है। फिर भी
यह भेड़िया तलवार जॉन को पहले की तलवारों से हल्की लग रही थी। जब उसने उसे तिरछा किया तो गहरे स्टील में लहरें साफ दिखाई दी, जहां धातु को बार बार मोड़ा और गढ़ा गया था। यह वेलेरियन स्टील है मेरे स्वामी, उसने हैरानी से कहा। उसके पिता ने उसे आइस कई बार थामने दी थी, वह उस लुक और एहसास को पहचानता था। हाँ, बूढ़े भालू ने कहा, यह मेरे पिता की तलवार थी और उनके पिता की भी। मॉर्मोंट परिवार 500 साल से इसे संभालता आया है। मैंने इसे अपने समय में उठाया था और जब मैंने काला वस्त्र धारण किया तो इसे अपने बेटे को दे दिया। वो मुझे अपने बेटे की तलवार दे रहे हैं। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था। तलवार हाथ में अद्भुत संतुलित लग रही थी, धारें हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। आपके बेटे। मेरे बेटे ने हाउस मॉर्मोंट पर कलंक लगाया, लेकिन कम से कम उसने भागते समय तलवार यहीं छोड़ दी। मेरी बहन इसे मेरे पास ले आई, मगर इसका हर दिखना जोरा की शर्म याद दिलाता था, तो मैंने इसे किनारे रख दिया और भूल गया, जब तक कि हमने इसे मेरे कक्ष की राख में फिर से नहीं पाया। पहले इसका हत्था चांदी के भालू के सिर का था, लेकिन इतना घिस चुका था कि पहचानना मुश्किल था। तुम्हारे लिए मैंने सफेद भेड़िए का सिर बनवाया। हमारे एक निर्माणकार पत्थर तराशने में माहिर है। जब जॉन ब्रान की उम्र का था, तब उसने भी वीरता के बड़े बड़े सपने देखे थे, जैसे बच्चे देखते हैं। हर बार उसके कारनामे बदलते रहते, लेकिन अक्सर वह अपने पिता की जान बचाने की कल्पना करता। फिर लॉर्ड एदार्ड गर्व से उसे सच्चा स्टार्क मानते और बर्फ सी ठंडी आइस तलवार उसके हाथ में रखते। वह जानता था कि ये सिर्फ बचकानी कल्पना थी, कोई नाजायज बेटा कभी पिता की तलवार नहीं पकड़ सकता। ये सोच भी उसे शर्मिंदा कर देती थी। किसी भाई का जन्मसिद्ध अधिकार चुराने वाला कैसा आदमी होता? मेरे पास इसका कोई अधिकार नहीं है, उसने सोचा, जैसे आइस पर नहीं था। उसने जले हुए हाथ की उंगलियां हिलाईं, त्वचा के भीतर गहराई में दर्द धड़क रहा था। माय लॉर्ड, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अपने पास रखो। लड़के, लॉर्ड मॉर्मोंट ने बीच में टोक दिया। अगर तुम और तुम्हारा जानवर न होते तो मैं यहां बैठा न होता। तुमने बहादुरी दिखाई, और सबसे अहम, तुमने तेजी से सोचा। आग। हां, धत तेरी। हमें पता होना चाहिए था, याद रखना चाहिए था। लंबी रात पहले भी आई है। हां, 8000 साल लंबा समय है। लेकिन अगर नाइट्स वॉच को याद नहीं रहा तो किसे रहेगा? किसे रहेगा? किसे रहेगा? बोलता हुआ कौआ गूंजा। उस रात सच में देवताओं ने जॉन की प्रार्थना सुन ली थी। आग ने मरे हुए आदमी के कपड़ों को पकड़ लिया और उसे ऐसे भस्म कर दिया जैसे उसका मांस मोम का हो और हड्डियां सूखी लकड़ी। जॉन को बस आंखें बंद करनी होती और वह दृश्य लौट आता। वह प्राणी सोलर में लड़खड़ाता, फर्नीचर से टकराता और आग बुझाने की कोशिश करता। सबसे डरावना था उसका चेहरा, आग की आभा से घिरा, बाल तिनकों की तरह जलते हुए, सड़ी हुई खाल पिघलकर खोपड़ी से उतरती और नीचे हड्डियों की सफेदी चमक उठती। जो भी दानवी शक्ति ओथोर को चला रही थी, आग ने उसे भगा दिया था। राख में जो बचा वह बस जला हुआ मांस और काली हड्डियां थी। मगर सपने में वह फिर सामने आ जाता, और इस बार उस जलते शव के चेहरे पर लॉर्ड एदार्ड की शक्ल होती। वही त्वचा फटकर काली पड़ जाती, वही आंखें पिघलकर गालों पर बह जाती जैसे झिल्लीदार आंसू। जॉन नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वह उससे उतना डर गया जितना कह नहीं सकता था। एक जिंदगी के बदले में तलवार कोई बड़ी कीमत नहीं, मॉर्मोंट ने निष्कर्ष निकाला। इसे ले लो और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी, समझे? जी, माय लॉर्ड। तलवार का मुलायम चमड़ा उसकी उंगलियों में ढलसा रहा था। उसे गर्व महसूस करना चाहिए था और कर भी रहा था, लेकिन वो मेरे पिता नहीं हैं। यह ख्याल अचानक मन में आया। लॉर्ड एदार्ड स्टार्क मेरे पिता हैं।
मैं उन्हें नहीं भूलूंगा, चाहे कितनी भी तलवारें मुझे दी जाए। लेकिन वह मॉर्मोंट को यह नहीं कह सकता था कि उसके सपनों की तलवार किसी और की है। मुझे कोई औपचारिकताएं नहीं चाहिए, मॉर्मोंट ने कहा, तो धन्यवाद मत कहो। इस इस्पात का सम्मान अपने कामों से करो, शब्दों से नहीं। जॉन ने सिर हिलाया। इसका कोई नाम है, माय लॉर्ड? था कभी। लंगक्लॉ कहते थे। क्लॉ? कॉ बोला, क्लॉ। लंगक्लॉ अच्छा नाम है। जॉन ने अभ्यास के लिए एक बार किया। बाएं हाथ से वह था और असहज भी, लेकिन फिर भी इस बात हवा में ऐसे बह रहा था जैसे अपनी मर्जी से चल रहा हो। भेड़ियों के भी पंजे होते हैं, जैसे भालुओं के। बूढ़ा भालू इससे प्रसन्न लगा। हाँ, शायद होते हैं। इसे कंधे पर टांगना बेहतर रहेगा, कम से कम तब तक जब तक तुम कुछ इंच और नहीं बढ़ जाते। और तुम्हें दोनों हाथों से वार करना भी सीखना होगा। सर एंड्रू तुम्हें कुछ दाव दिखा सकते हैं, जब तुम्हारे जलन के निशान ठीक हो जाए। सर एंड्रू? जॉन ने नाम नहीं सुना था। सर एंड्रू टार्थ अच्छे आदमी हैं। वे शैडो टावर से यहां आ रहे हैं, मास्टर एट आर्म्स की जिम्मेदारी संभालने के लिए। सर एलिसर थॉर्न कल सुबह ईस्ट वॉच बाय द सी के लिए रवाना हो गए। जॉन ने तलवार नीचे कर ली। क्यों? उसने मूर्खतापूर्वक पूछा। मॉर्मोंट ने नाक से फुफकारा। क्योंकि मैंने भेजा है। और क्यों? वह जा रहा है उस हाथ को लेकर जो तुम्हारे घोस्ट ने जैफर फ्लावर्स की कलाई से तोड़ा था। मैंने आदेश दिया है कि वह किंग्स लैंडिंग जाकर उस बच्चे राजा के सामने रखे। इससे नौजवान जोफ्री का ध्यान खिंच जाएगा। और सर एलिसर एक नाइट हैं, उच्च कुल के, अभिषिक्त, दरबार में पुराने दोस्त हैं, किसी साधारण कॉय से कहीं कठिन नजरअंदाज करने लायक। कॉ जैसे थोड़ी नाराजगी से बोला। और लॉर्ड कमांडर ने कॉय की परवाह न करते हुए जारी रखा, इससे तुम्हारे और उसके बीच 1000 मील की दूरी बन जाएगी। बिना किसी खुले तिरस्कार के उसने जॉन के चेहरे की ओर उंगली उठाई। और ये मत समझना कि मैं आम हाल में की गई उस बेवकूफी से खुश हूं। बहादुरी बहुत सी मूर्खताएं ढक देती है, लेकिन तुम अब लड़के नहीं रहे, चाहे कितने भी साल देखे हों। ये एक आदमी की तलवार है और इसे चलाने के लिए आदमी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम वैसा ही व्यवहार करोगे। जी, माय लॉर्ड। जॉन ने तलवार को चांदी मढ़ी म्यान में वापस डाला। यह वह तलवार नहीं थी जो वह चुनता, लेकिन यह एक सम्मानजनक तोहफा था, और सर एलिसर की कटुता से मुक्ति पाना उससे भी बड़ा वरदान। बूढ़ा भालू थोड़ी खुजलाने लगा। भूल गया था कि नई दाढ़ी कितनी खुजली करती है। खैर, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा हाथ अब ड्यूटी के लायक ठीक हो गया है। जी, माय लॉर्ड। अच्छा। रात ठंडी होगी, मुझे गरम मसालेदार शराब चाहिए। एक फ्लैगन लाल ले आना, बहुत खट्टी न हो, और मसाले कम मत डालना। और हॉब से कहना अगर उसने फिर उबला मटन भेजा तो इस बार मैं उसे ही उबाल दूंगा। पिछली जांघ तो राख जैसी थी, कौ तक ने नहीं छुआ। उसने कॉय के सिर को अंगूठे से सहलाया और कौ संतुष्ट गुनगुनाने लगा। अब जाओ, मुझे काम करना है। जब जॉन टॉवर की सीढ़ियां उतर रहा था, तलवार अच्छे हाथ में थामे हुए पहरेदार उसे देखकर मुस्कुराए। अच्छी इस्पात है, एक ने कहा। तुमने कमाई है, स्नो, दूसरे ने कहा। जॉन ने जवाब में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। उसका हाथ दुख रहा था और मुंह में गुस्से का स्वाद था, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वह किससे और क्यों नाराज है। जब वह किंग्स टॉवर से बाहर निकला तो आधा दर्जन दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अनाज घर के दरवाजे पर निशाना टांग रखा था, ताकि ऐसा लगे जैसे वे तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हों, लेकिन जॉन जानता था कि वे ताक लगाए बैठे थे। जैसे ही वह बाहर आया, पिप ने आवाज लगाई, चलो दिखाओ जरा। क्या?
जॉन ने पूछा। हाँ, बूढ़े भालू ने कहा, ये मेरे पिता की तलवार थी और उनके पिता की भी। मॉर्मोंट परिवार 500 साल से इसे संभालता आया है। मैंने इसे अपने समय में उठाया था और जब मैंने काला वस्त्र धारण किया तो इसे अपने बेटे को दे दिया। वो मुझे अपने बेटे की तलवार दे रहे हैं। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था। तलवार हाथ में अद्भुत संतुलित लग रही थी, धारें हल्की सी रोशनी में चमक रही थी। आपके बेटे। मेरे बेटे ने हाउस मॉर्मोंट पर कलंक लगाया, लेकिन कम से कम उसने भागते समय तलवार यहीं छोड़ दी। मेरी बहन इसे मेरे पास ले आई, मगर इसका हर दिखना जोरा की शर्म याद दिलाता था, तो मैंने इसे किनारे रख दिया और भूल गया, जब तक कि हमने इसे मेरे कक्ष की राख में फिर से नहीं पाया। पहले इसका हत्था चांदी के भालू के सिर का था, लेकिन इतना घिस चुका था कि पहचानना मुश्किल था। तुम्हारे लिए मैंने सफेद भेड़िए का सिर बनवाया। हमारे एक निर्माणकार पत्थर तराशने में माहिर है। जब जॉन ब्रान की उम्र का था, तब उसने भी वीरता के बड़े बड़े सपने देखे थे, जैसे बच्चे देखते हैं। हर बार उसके कारनामे बदलते रहते, लेकिन अक्सर वह अपने पिता की जान बचाने की कल्पना करता। फिर लॉर्ड एदार्ड गर्व से उसे सच्चा स्टार्क मानते और बर्फ सी ठंडी आइस तलवार उसके हाथ में रखते। वह जानता था कि ये सिर्फ बचकानी कल्पना थी, कोई नाजायज बेटा कभी पिता की तलवार नहीं पकड़ सकता। ये सोच भी उसे शर्मिंदा कर देती थी। किसी भाई का जन्मसिद्ध अधिकार चुराने वाला कैसा आदमी होता? मेरे पास इसका कोई अधिकार नहीं है, उसने सोचा, जैसे आइस पर नहीं था। उसने जले हुए हाथ की उंगलियां हिलाईं, त्वचा के भीतर गहराई में दर्द धड़क रहा था। माय लॉर्ड, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन अपने पास रखो, लड़के, लॉर्ड मॉर्मोंट ने बीच में टोक दिया। अगर तुम और तुम्हारा जानवर न होते, तो मैं यहां बैठा न होता। तुमने बहादुरी दिखाई, और सबसे अहम, तुमने तेजी से सोचा। आग। हां, धत तेरी। हमें पता होना चाहिए था, याद रखना चाहिए था। लंबी रात पहले भी आई है। हां, 8000 साल लंबा समय है। लेकिन अगर नाइट्स वॉच को याद नहीं रहा, तो किसे रहेगा? किसे रहेगा? किसे रहेगा? बोलता हुआ कौआ गूंजा। उस रात सच में देवताओं ने जॉन की प्रार्थना सुन ली थी। आग ने मरे हुए आदमी के कपड़ों को पकड़ लिया और उसे ऐसे भस्म कर दिया जैसे उसका मांस मोम का हो और हड्डियां सूखी लकड़ी। जॉन को बस आंखें बंद करनी होती और वह दृश्य लौट आता। वह प्राणी सोलर में लड़खड़ाता, फर्नीचर से टकराता और आग बुझाने की कोशिश करता। सबसे डरावना था उसका चेहरा, आग की आभा से घिरा, बाल तिनकों की तरह जलते हुए, सड़ी हुई खाल पिघलकर खोपड़ी से उतरती और नीचे हड्डियों की सफेदी चमक उठती। जो भी दानवी शक्ति ओथोर को चला रही थी, आग ने उसे भगा दिया था। राख में जो बचा, वह बस जला हुआ मांस और काली हड्डियां थी। मगर सपने में वह फिर सामने आ जाता, और इस बार उस जलते शव के चेहरे पर लॉर्ड एदार्ड की शक्ल होती। वही त्वचा फटकर काली पड़ जाती, वही आंखें पिघलकर गालों पर बह जाती, जैसे झिल्लीदार आंसू। जॉन नहीं जानता था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन वह उससे उतना डर गया जितना कह नहीं सकता था। एक जिंदगी के बदले में तलवार कोई बड़ी कीमत नहीं, मॉर्मोंट ने निष्कर्ष निकाला। इसे ले लो और अब इस पर कोई और बात नहीं होगी, समझे? जी, माय लॉर्ड। तलवार का मुलायम चमड़ा उसकी उंगलियों में ढलसा रहा था। उसे गर्व महसूस करना चाहिए था और कर भी रहा था, लेकिन वो मेरे पिता नहीं है। यह ख्याल अचानक मन में आया। लॉर्ड एदार्ड स्टार्क मेरे पिता हैं। मैं उन्हें नहीं भूलूंगा, चाहे कितनी भी तलवारें मुझे दी जाए। लेकिन वह मॉर्मोंट को यह नहीं कह सकता था कि उसके सपनों की तलवार किसी और की है। मुझे कोई औपचारिकताएं नहीं चाहिए, मॉर्मोंट ने कहा, तो धन्यवाद मत कहो। इस इस्पात का सम्मान अपने कामों से करो, शब्दों से नहीं।
जॉन ने सिर हिलाया। इसका कोई नाम है, माय लॉर्ड? था कभी। लंग क्लॉ कहते थे। क्लॉ? कॉ बोला, क्लॉ। लंग क्लॉ अच्छा नाम है। जॉन ने अभ्यास के लिए एक बार किया। बाएं हाथ से वह था और असहज भी, लेकिन फिर भी इस बात हवा में ऐसे बह रहा था जैसे अपनी मर्जी से चल रहा हो। भेड़ियों के भी पंजे होते हैं, जैसे भालुओं के। बूढ़ा भालू इससे प्रसन्न लगा। हाँ, शायद होते हैं। इसे कंधे पर टांगना बेहतर रहेगा, कम से कम तब तक जब तक तुम कुछ इंच और नहीं बढ़ जाते। और तुम्हें दोनों हाथों से वार करना भी सीखना होगा। सर एंड्रू तुम्हें कुछ दाव दिखा सकते हैं जब तुम्हारे जलन के निशान ठीक हो जाए। सर एंड्रू? जॉन ने नाम नहीं सुना था। सर एंड्रू टार्थ अच्छे आदमी हैं। वे शैडो टावर से यहां आ रहे हैं, मास्टर एट आर्म्स की जिम्मेदारी संभालने के लिए। सर एलिसर थॉर्न कल सुबह ईस्ट वॉच बाय द सी के लिए रवाना हो गए। जॉन ने तलवार नीचे कर ली। क्यों? उसने मूर्खतापूर्वक पूछा। मॉमोंट ने नाक से फुफकारा। क्योंकि मैंने भेजा है। और क्यों? वह जा रहा है उस हाथ को लेकर जो तुम्हारे घोस्ट ने जेफर फ्लावर्स की कलाई से तोड़ा था। मैंने आदेश दिया है कि वह किंग्स लैंडिंग जाकर उस बच्चे राजा के सामने रखे। इससे नौजवान जोफ्री का ध्यान खिंच जाएगा। और सर एलिसर एक नाइट हैं, उच्च कुल के, अभिषिक्त, दरबार में पुराने दोस्त हैं, किसी साधारण कॉय से कहीं कठिन नजरअंदाज करने लायक। कॉ जैसे थोड़ी नाराजगी से बोला। और लॉर्ड कमांडर ने कॉय की परवाह न करते हुए जारी रखा, इससे तुम्हारे और उसके बीच 1000 मील की दूरी बन जाएगी। बिना किसी खुले तिरस्कार के उसने जॉन के चेहरे की ओर उंगली उठाई। और ये मत समझना कि मैं आम हाल में की गई उस बेवकूफी से खुश हूं। बहादुरी बहुत सी मूर्खताएं ढक देती है, लेकिन तुम अब लड़के नहीं रहे, चाहे कितने भी साल देखे हों। ये एक आदमी की तलवार है और इसे चलाने के लिए आदमी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम वैसा ही व्यवहार करोगे। जी, माय लॉर्ड। जॉन ने तलवार को चांदी मढ़ी म्यान में वापस डाला। यह वह तलवार नहीं थी जो वह चुनता, लेकिन यह एक सम्मानजनक तोहफा था और सर एलिसर की कटुता से मुक्ति पाना उससे भी बड़ा वरदान। बूढ़ा भालू थोड़ी खुजलाने लगा। भूल गया था कि नई दाढ़ी कितनी खुजली करती है। खैर, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा हाथ अब ड्यूटी के लायक ठीक हो गया है। जी, माय लॉर्ड। अच्छा। रात ठंडी होगी, मुझे गरम मसालेदार शराब चाहिए। एक फ्लैगन लाल ले आना, बहुत खट्टी न हो और मसाले कम मत डालना। और हॉब से कहना अगर उसने फिर उबला मटन भेजा तो इस बार मैं उसे ही उबाल दूंगा। पिछली जांघ तो राख जैसी थी, कौ तक ने नहीं छुआ। उसने कॉय के सिर को अंगूठे से सहलाया और कौ संतुष्ट गुनगुनाने लगा। अब जाओ, मुझे काम करना है। जब जॉन टावर की सीढ़ियां उतर रहा था, तलवार अच्छे हाथ में थामे हुए पहरेदार उसे देखकर मुस्कुराए। अच्छी इस्पात है, एक ने कहा। तुमने कमाई है, स्नो, दूसरे ने कहा। जॉन ने जवाब में मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। उसका हाथ दुख रहा था और मुंह में गुस्से का स्वाद था, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि वह किससे और क्यों नाराज है। जब वह किंग्स टावर से बाहर निकला तो आधा दर्जन दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अनाज घर के दरवाजे पर निशाना टांग रखा था ताकि ऐसा लगे जैसे वे तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हों, लेकिन जॉन जानता था कि वे ताक लगाए बैठे थे। जैसे ही वह बाहर आया, पिप ने आवाज लगाई, चलो दिखाओ जरा। क्या? जॉन ने पूछा। तोड़ धीरे से पास सरक आया, तेरे गुलाबी पिछवाड़े को देखने के लिए। और क्या? तलवार, ग्रेन ने साफ कहा, हम तलवार देखना चाहते हैं। जॉन ने उन्हें शक भरी नजरों से देखा, तुम जानते थे। पिप मुस्कुराया, हम सब ग्रेन जितने बेवकूफ नहीं हैं।
तुम हो, ग्रेन ने जिद की, तुम और ज्यादा बेवकूफ हो। हाल्डर ने हल्की सी माफी मांगते हुए कंधे उचका दिए। मैंने पेट को मूठ के लिए पत्थर तराशने में मदद की थी, उसने कहा, और तुम्हारे दोस्त सैम ने मोल्सटाउन से गार्नेट के पत्थर खरीदे थे। हम तो उससे पहले ही जानते थे, ग्रेन बोला। रज ने डोनल नोए की लोहे की भट्टी में मदद की थी। वो वहीं था जब बूढ़ा भालू जली हुई तलवार लेकर आया। तलवार, मैक ने जोर देकर कहा। बाकी सबने भी नारा लगाया, तलवार, तलवार, तलवार। जॉन ने लॉन्ग क्लॉ म्यान से निकाली और उन्हें दिखाई, इधर उधर घुमाकर, ताकि वो उसकी चमक देख सके। वह काला, घातक ब्लेड हल्की धूप में चमक रहा था। वैलेरियन स्टील है, उसने गंभीरता से कहा, जैसे जितना गर्व उसे महसूस होना चाहिए उतना जताने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक आदमी के बारे में सुना है जिसके पास वैलेरियन स्टील की उस तरह थी, टोड ने कहा। दाढ़ी बनाते बनाते उसने अपना सिर काट लिया। पिप मुस्कुराया, नाइट्स वॉच हजारों साल पुरानी है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि लॉर्ड स्नो पहला भाई है जिसे लॉर्ड कमांडर का टॉवर जलाने के लिए सम्मानित किया गया है। सब हंसे और जॉन को भी मुस्कुराना पड़ा। उसने जो आग लगाई थी, उसने पत्थर के उस मजबूत टॉवर को तो नहीं गिराया, लेकिन बूढ़े भालू के ऊपर के 2 मंजिलों का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से जला दिया था। किसी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसी आग ने ओथोर के हत्यारे शव को भी नष्ट कर दिया था। दूसरा वाइट, वह एक हाथ वाला डरावना शव जो कभी जैफर फ्लावर्स नाम का रेंजर था, उसे भी मार गिराया गया। दर्जनों तलवारों से लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, लेकिन उससे पहले उसने सेर जेरेमी रिकर और 4 और आदमियों की जान ले ली। सेर जेरेमी ने उसका सिर काट ही दिया था, फिर भी वह सिरविहीन लाश खड़ी हुई। उसकी कमर से खंजर निकाला और उसे उसकी आंतों में भोंक दिया। ताकत और साहस उन दुश्मनों के सामने बेकार थे जो पहले ही मर चुके हों, और हथियार या कवच भी उन्हें ज्यादा नहीं रोक पाते थे। वो कड़वा ख्याल जॉन के नाजुक मूड पर भारी पड़ गया। मुझे बूढ़े भालू के खाने के बारे में हॉब से बात करनी है, उसने रूखेपन से कहा, और लॉन्ग क्लॉ को म्यान में डाल दिया। उसके दोस्त भले ही नेक इरादे रखते हों, लेकिन वे नहीं समझ सकते थे। इसमें उनकी गलती नहीं थी। उन्होंने ओथोर का सामना नहीं किया था, उन्होंने उसकी मृत नीली आंखों की चमक नहीं देखी थी, नहीं उसकी ठंडी काली उंगलियों को महसूस किया था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि नदी के किनारे की धरती पर क्या लड़ाई चल रही थी। वह उनसे क्या उम्मीद करता? उसने बिना कुछ कहे मुड़कर कदम तेज कर दिए। पिप ने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन जॉन ने ध्यान नहीं दिया। आग के बाद उसे फिर से अपने पुराने कमरे जर्जर हार्डिन्स टॉवर में भेज दिया गया था, और वहीं वह लौटा। दरवाजे के पास घोस्ट गोल होकर सो रहा था, लेकिन जॉन के कदमों की आहट पर उसने सिर उठाया। डायर वुल्फ की लाल आंखें गार्नेट से भी गहरी और इंसानों से भी ज्यादा समझदार थी। जॉन ने घुटनों पर बैठकर उसका कान खुजाया और तलवार की मूठ दिखाई। देखो, ये तुम हो। घोस्ट ने पत्थर की अपनी नक्काशी को सूंघा और फिर चाटने की कोशिश की। जॉन मुस्कुराया। सम्मान तो तुम्हें मिलना चाहिए, उसने कहा। और अचानक उसे याद आया जिस दिन उसने उसे पाया था, देर गर्मियों की बर्फ में। वो बाकी पिलों के साथ जा रहे थे, लेकिन जॉन ने एक आवाज सुनी और वापस मुड़ा, और वो वहीं था, सफेद फर बर्फ में लगभग गायब। वो अकेला था, बाकी सबसे अलग। वो अलग था, इसलिए उन्होंने उसे निकाल दिया था। जॉन, उसने ऊपर देखा। सैमुएल टार्ली दरवाजे पर खड़ा, अपने एड़ी पर झूलते हुए, घबराया हुआ। उसके गाल लाल थे और उसने मोटा फर का लबादा पहन रखा था, जिससे वह मानो सर्दी की नींद के लिए तैयार दिख रहा था। सैम, जॉन खड़ा हुआ, क्या बात है? तलवार देखनी है? अगर बाकी जानते थे तो यकीनन तुम भी जानते होगे। मोटे लड़के ने सिर हिलाया। मैं भी कभी अपने पिता की तलवार का वारिस था, उसने दुखी होकर कहा। हार्ट्सबेन, लॉर्ड रैंडल ने मुझे कुछ बार उसे पकड़ने दिया, लेकिन वो हमेशा मुझे डराती थी। वो वैलेरियन स्टील थी,
खूबसूरत, लेकिन इतनी तेज कि मुझे डर था कि मैं अपनी बहनों में से किसी को घायल कर दूंगा। अब वो डिकन को मिलेगी। उसने अपने पसीने भरे हाथ लबादे पर पहुंचे। मास्टर एमोन तुम्हें बुला रहे हैं। बैंडेज बदलने का वक्त नहीं था। जॉन ने शक से भौहें सिकोड़ ली। क्यों? उसने पूछा। सैम बहुत परेशान दिख रहा था। यही जवाब काफी था। तुमने उसे बता दिया है ना? जॉन ने गुस्से से कहा। तुमने उसे बता दिया कि तुमने मुझे बताया था। वो जॉन, मैं नहीं चाहता था। उसने पूछा। मेरा मतलब है, मुझे लगता है उसे पहले से पता था। वो चीजें देख लेते हैं जो कोई और नहीं देख पाता। वो अंधे हैं, जॉन ने तीखेपन से कहा, घृणा के साथ। मैं खुद रास्ता ढूंढ सकता हूं। वो सैम को वहीं खुले मुंह और कांपते हुए छोड़कर चला गया। उसने मास्टर एमोन को ऊंची मीनार पर रेवेनरी में पाया। वो कौ को दाना खिला रहे थे। क्लाइडस उनके साथ था, एक बाल्टी में कटा हुआ मांस लिए, और दोनों पिंजरे से पिंजरे तक धीमे धीमे चल रहे थे। सैम ने कहा, आप मुझसे मिलना चाहते हैं? मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। क्लाइडस, बाल्टी जॉन को दे दो। शायद ये मेरी थोड़ी मदद कर देगा। गुलाबी आंखों वाला वह झुका हुआ भाई बाल्टी जॉन को थमाकर सीढ़ी से नीचे उतर गया। मांस पिंजरों में डाल दो, एमोन ने निर्देश दिया। बाकी काम ये पक्षी कर लेंगे। जॉन ने बाल्टी को दाएं हाथ में संभाला और बाएं हाथ को खून और मांस के टुकड़ों में डुबो दिया। कौए पिंजरे की सलाखों पर चोंच मारते, काले पंख फड़फड़ाते चीखने लगे। हर टुकड़ा उंगली के जोड़ से बड़ा नहीं था। उसने एक मुट्ठी उठाई और अंदर फेंक दी। दो बड़े पक्षी एक लजीज टुकड़े के लिए लड़ने लगे, पंख उड़ने लगे। जॉन ने दूसरा टुकड़ा भी झट से अंदर फेंका। लॉर्ड मॉर्मोंट का रेवन फल और मक्का पसंद करता है। वो एक खास पक्षी है, मास्टर एमोन बोले। अधिकतर रेवन अनाज भी खा लेते हैं, मगर मांस उन्हें ताकत देता है और खून का स्वाद उन्हें अच्छा लगता है। इसमें वो मनुष्यों जैसे हैं। और मनुष्यों की तरह हर रेवन एक जैसा नहीं होता। जॉन चुपचाप मांस डालता रहा। वो सोच रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है। मास्टर एमोन की अपनी रफ्तार थी, उन्हें जल्दी नहीं की जा सकती थी। कबूतर भी संदेश पहुंचा सकते हैं, एमोन ने आगे कहा, मगर रेवन मजबूत उड़ाक होते हैं, बड़े, साहसी, चतुर और बाजों से बचने में बेहतर। लेकिन रेवन काले होते हैं, मुर्दा खाते हैं, इसलिए कुछ धार्मिक लोग इन्हें अपवित्र मानते हैं। क्या तुम जानते हो, बेलर द ब्लेस्ड ने सारे रेवन की जगह कबूतरों को रखने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी सफेद आंखें जॉन की तरफ मोड़ी, मुस्कुराते हुए। नाइट्स वॉच को रेवन पसंद है। डाइवेन कहता है, वाइल्डलिंग हमें क्रो कहते हैं, जॉन ने अनिश्चित स्वर में कहा। क्रो रेवन का गरीब रिश्तेदार है, एमोन बोले। दोनों काले, दोनों भिखारी, दोनों नापसंद और गलत समझे जाने वाले। जॉन चाहकर भी नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्यों कहा जा रहा है। जॉन, क्या तुमने कभी सोचा कि नाइट्स वॉच के लोग शादी क्यों नहीं करते और बच्चे क्यों नहीं पैदा करते? जॉन ने कंधे उचका दिए। नहीं, ताकि वो प्रेम न करें, एमोन ने कहा। क्योंकि प्रेम सम्मान का विनाशक है, कर्तव्य की मौत। जॉन को यह ठीक नहीं लगा, मगर उसने विरोध नहीं किया। मान लो तुम्हारे पिता को एक दिन सम्मान और अपने प्रियजनों में से चुनना पड़े, तो वो क्या करेंगे? जॉन रुक गया। वो कहना चाहता था कि लॉर्ड एडवर्ड कभी अपमान नहीं चुनेंगे, मगर भीतर एक धीमी आवाज ने फुसफुसाया, उसने एक नाजायज बेटे को जन्म दिया, इसमें सम्मान कहाँ था? वो वही करेंगे जो सही होगा। तो तुम्हारे पिता 10,000 में एक होंगे, एमोन बोले। अधिकतर लोग इतने मजबूत नहीं होते। क्या सम्मान किसी स्त्री के प्रेम के सामने कुछ है? क्या कर्तव्य
अपने नवजात पुत्र को बाहों में लेने की अनुभूति से भारी है? ये हमारी महिमा है और हमारी त्रासदी भी। उन्होंने आगे कहा, इसीलिए वॉच ने तय किया कि वो किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। जब एगॉन ने हैरेन को मारा, हैरेन का भाई वॉल्पर लॉर्ड कमांडर था, उसके पास 10,000 तलवारें थी। उसने मार्च नहीं किया। कायर भी बहादुर बन सकता है जब डरने की कोई वजह न हो। मगर हर आदमी की जिंदगी में एक दिन आता है जब चुनाव कठिन हो जाता है। जॉन ने महसूस किया कि सभी रेवन उसे देख रहे हैं और आज मेरा वही दिन है। क्या आप यही कह रहे हैं? एमोन की सफेद आंखें मानो उसके दिल में उतर गईं। चुनना हमेशा तकलीफ देता है, बेटे, एमोन ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं। आप नहीं जानते, जॉन ने कड़वाहट से कहा। भले मैं नाजायज हूं, फिर भी वो मेरे पिता हैं। क्या तुम सोचते हो कि तुम पहले हो? एमोन ने सिर हिलाया। 3 बार देवताओं ने मेरी प्रतिज्ञा को परखा। पहली बार बचपन में, फिर जवानी में और आखिरी बार बुढ़ापे में। जब मैं कमजोर था, अंधा था। उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आप कौन हैं? जॉन ने डरते हुए पूछा। मैं बस एक मैस्टर हूं। मगर कभी मैं था एमोन टारगेरियन। जॉन को यकीन नहीं हो रहा था। तो देखो जॉन, एमोन ने कहा, अब तुम्हें खुद तय करना है, रहना है या जाना। और उस चुनाव के साथ पूरी जिंदगी जीना है, जैसे मैंने जिया है। अब सवाल यह है, अगर आप जॉन की जगह होते तो क्या कर्तव्य निभाते या अपने दिल की सुनते? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला एपिसोड आप मिस न करें।